आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य एन एम्पायर थ्रू थ्री कॉन्टिनेंट्स। तो इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले के लेक्चर्स में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जैसे कि इस चैप्टर का बैकग्राउंड, इस चैप्टर की थीम, इस चैप्टर का फोकस पॉइंट, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, रोमन साम्राज्य का इंट्रोडक्शन, रोमन साम्राज्य के इतिहास के स्रोत। और सेकेंड लेक्चर में हमने रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। हमने ये जाना कि हमने रोमन साम्राज्य को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हमने रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं पर विचार किया। हमने भाषा देखी रोमन साम्राज्य की, और उसके बाद हमने रोमन साम्राज्य की राजनीति स्टार्ट की थी, यानी कि रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल में, पूर्ववर्ती काल में राजनीति किस प्रकार से चलती थी। तो हम दो चीज़ों के बारे में जान चुके थे, एक तो सम्राट और एक सीनेट। सीनेट यानी कि जिसमें धनी परिवार के लोग होते थे और वो पूरे साम्राज्य का कारोबार, मतलब पूरे साम्राज्य का प्रशासन संभालते थे। कौन? सीनेट के लोग। और सीनेट का शासन रोम में 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक रहा था, और अगस्तस के आने के बाद इसका तख्ता पलट कर दिया गया, यानी कि सीनेट अब गौण रह गई, सीनेट का प्रभाव कम पड़ गया और राजा ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा। तो इतनी सारी बातों पर हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम राजनीति के तीसरे पहलू के बारे में जानेंगे, जो कि थी सेना। दो चीज़ों के बारे में हम जान चुके राजनीति में, एक तो हमारा शासक यानी कि हमारा सम्राट, और दूसरा हमारी सीनेट। अब जानते हैं हम सेना के बारे में कि सेना की क्या भूमिका थी रोमन साम्राज्य की राजनीति में। ओके, तो चलिए मैं एनसीईआरटी को रीड करता हूँ। सम्राट और सीनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी, जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी, जिसमें चौथी शताब्दी तक 6 लाख से भी अधिक सैनिक थे, और उनके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। अब जो हमारा तीसरा पहलू आता है राजनीति का, वो थी सेना। दो के बारे में तो हम पढ़ चुके, सीनेट और हमारा सम्राट। तो सेना, रोमन साम्राज्य में सेना की क्या भूमिका थी और किस तरह की रोमन साम्राज्य में सेना थी। तो हम फिर से कंपैरिजन करेंगे इसका ईरान साम्राज्य के साथ। तो ईरान में तो बलात् भर्ती वाली सेना थी। बलात् भर्ती यानी कि बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती है। अब ईरान में क्या होता था, ईरान साम्राज्य में क्या होता था, बलात् भर्ती वाली सेना थी, यानी कि जबरदस्ती जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था। ईरान साम्राज्य की जो सेना थी, वहाँ पर भी निश्चित कर दिया था कि इस समुदाय के लोग जो पुरुष होंगे वो सेना में आएंगे, उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। लेकिन रोमन साम्राज्य में क्या था, वो व्यावसायिक सेना थी। व्यावसायिक सेना में क्या होता है कि जिसका मन करता है सैनिक सेवा देने के लिए, वो सेना को ज्वाइन करे, वो आर्मी को ज्वाइन करे, उसको वेतन दिया जाएगा, यानी कि उसको पैसा दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी, और जो सुख सुविधा होनी चाहिए वो दी जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर अब लोकतंत्र में होता है कि जिसका मन करता है वो अप्लाई करता है आर्मी के लिए, फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है और फिर उसको सैलरी दी जाती है। इसी तरह रोमन साम्राज्य में था कि जिसका मन करता है वो आए और अपनी सैलरी ले और अपनी सेवा दे। और सेवा कितने सालों तक देनी पड़ती थी? 25 साल तक सेवा देनी पड़ती थी। एक बार जब आपने आर्मी ज्वाइन कर ली रोमन साम्राज्य की, तो आपको 25 सालों तक वहाँ पर सेवा देनी पड़ेगी। लेकिन ईरान में क्या होता था, ईरान में ज़बरदस्ती सैनिकों को भर्ती किया जाता था, ना कोई ट्रेनिंग, ना कोई सैलरी, कुछ नहीं। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो भारत में से भी जो अंग्रेज़ थे, वो लोगों को गाँव में से जो भी दिखा भी ताकतवर है, जो भी पुरुष, उसको सेना में भर्ती कर लेते, बिना किसी सैलरी के, बिना कोई ट्रेनिंग के, बस वैसे ही, चाहे उस बंदे का मन करता हो या ना करता हो, ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता था। तो ईरान की सेना तो ऐसी थी। लेकिन रोम साम्राज्य की जो सेना थी, वो व्यावसायिक सेना थी, यानी कि जितने भी सैनिक होते थे उनको निश्चित अवधि के लिए सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, यानी कि 25 वर्ष तक उनको सैनिक सेवा देनी पड़ती थी, उनको सैलरी मिलती थी, उनको वेतन मिलता था। तो इस सेना को हम व्यावसायिक सेना कहेंगे। क्लियर यहाँ तक?
एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य की अपनी एक खास विशेषता थी। देखिए कितना डेवलप था उस टाइम में भी हमारा रोमन साम्राज्य। हम कहते हैं रोमन साम्राज्य को अर्धगणतंत्र, यानी कि आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर है वो रोमन साम्राज्य में भी थी। अ, आधी थी लेकिन थी। इसी प्रकार सेना का भी प्रारूप वैसा का वैसा ही रोमन साम्राज्य में था, है ना। तो कितना ज़्यादा डेवलप हमारा रोमन साम्राज्य था। अब जो सेना थी, रोम सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी। निकाय क्या होता है? संस्था। सबसे ज़्यादा संगठित संस्था हमारी सेना थी और उसमें चौथी शताब्दी की अगर हम गणना चौथी चौथी शताब्दी में जो सैनिकों की संख्या थी वो 6 लाख थी। चौथी शताब्दी में सैनिकों की संख्या 6 लाख थी रोमन साम्राज्य में। तो इतने सारे सैनिक होते थे और इतनी बड़ी संस्था हमारी सेना थी। एक इम्पोर्टेंट लाइन फिर लिखी हुई है, और उसके पास निश्चित निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति होती थी। यानी कि अब आपको पता है सेना कितनी बड़ी होती है, कितने सारे सैनिक होते हैं और सेना के पास ही पावर होती है। सेना के पास ही पावर होती है। पावर किस चीज़ की? अ, ताक हाथ की पावर होती है। यानी कि अब मान लीजिए सेना के मन में आए कि हमें ये राजा पसंद नहीं है, तो राजा को मार देंगे और जो उनका सेनापति होगा वो राजा बन जाएगा। तो इस प्रकार जो राजा होता था उसको सेना पर अपना नियंत्रण बना के रखना होता था, क्योंकि जो सेना है वो कभी भी गुस्से में आ सकती है और कभी भी राजा को हटा सकती है, क्योंकि राजा के पास तो कोई ताकत ही नहीं है ना। सेना लड़ना जानती है, सेना के पास हथियार है, सेना के पास टेक्नोलॉजी है, वो राजा को 1 मिनट में हटा सकती है। वो तो बस राजा के अंडर काम कर रही है। राजा उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखा है, लेकिन शक्ति सेना के पास है, वो कभी भी राजा को हटा सकती थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे। अब आंदोलन सैनिक करते रहते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम आपको सेवा दे रहे हैं, सैनिक सेवा दे रहे हैं, आप हमारी सैलरी बढ़ाओ और भी ज़्यादा हमको सुविधाएं दो। तो इसके लिए सैनिक आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राटों द्वारा निराश महसूस करते तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोहों का रूप ले लेता। अगर सम्राट या फिर जो सेनापति है उन सैनिकों की जो बात है, जो उनकी मांग है, उनको नहीं मानता, तो वो सैनिक क्या कर देते? विद्रोह कर देते, है ना। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सीनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सीनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी। विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। अब क्या होता है कि सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, और जो सैनिक विद्रोह कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए अब जितनी भी बातें हमें सेना के बारे में पता लगती है वो हमें उन लोगों के द्वारा जो इतिहास रचा गया, उन लोगों ने जो इतिहास रचा है सीनेट के लोगों ने। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सीनेट के लोगों ने ही ज़्यादातर इतिहास यूनानी और लातीनी भाषा में रचा है। अब क्या होता है, जो सीनेट के लोग हैं वो सेना को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि सीनेट के लोग कैसे थे, धनी लोग थे, अमीर लोग थे, लड़ना वरना उनको पसंद नहीं था, हिंसा उनको पसंद नहीं थी। अब सेना क्या है? सेना तो लड़ती है, हिंसा करती है। तो इस प्रकार सीनेट के लोग सेना से घृणा करते थे। क्यों? क्योंकि वो अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, यानी कि कभी भी हमला कर देंगे ऐसे ही, है ना। जब सेना के मूड में आएगा तो कभी भी सीनेटरों पर भी हमला कर सकते हैं और राजा पर भी हमला कर सकते हैं। तो सीनेट के जो लोग थे, अभिजात वर्ग के जो लोग थे, धनी लोग जो थे, वो सेना से घृणा करते थे। और जो तस्वीर उन्होंने पेश की है सेना की, वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग की है। सेना को भला बुरा कहा है, जो भी सेना के बारे में बुरा उनको लगा उन्होंने वो लिखा है। इसलिए जब इतिहासकार चीज़ों का अध्ययन करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि जिसने इतिहास रचा है, जिन लोगों ने इतिहास लिखा है, उनका क्या दृष्टिकोण था, लेकिन वास्तव में बात क्या थी। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी की जाती है चीज़ों की। ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए? ओके। संक्षेप में, सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। अब जो संक्षेप में सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। जब साम्राज्य के पूर्ववर्ती काल का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें राजनीति कैसी थी? राजनीति के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। आपका राजा यानी कि आपका सम्राट,
उसके बाद आपका अभिजात वर्ग यानी कि आपकी सीनेट, और उसके बाद आपकी सेना। ओके, अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध दूसरे देशों के संघर्ष से ठीक विपरीत होता है, यानी कि अपने देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष। अब मैंने आपको बताया ना कि सेना के पास तो पावर होती थी, सेना के पास हथियार होते थे, सेना के पास लड़ने की शक्ति होती थी, सेना के पास ट्रेनिंग होती थी। अब जब सैनिकों को लगा कि ये राजा काम का नहीं है, हमारी बात तो मान ही नहीं रहा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, हमारी सुख सुविधाओं को नहीं बढ़ा रहा, तो सेना क्या करेगी? सेना क्या करेगी? उसी राजा को मार देगी। गृह युद्ध इसी को कहते हैं। आपने सुना ना कि पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया सेना ने, और जो सेना का सेनापति था वो शासक बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। तो सेना क्या करती है? सेना के पास जब पावर होती है तो परिस्थितियों का फायदा उठाकर गृह युद्ध कर देती है, यानी कि हथियारों के साथ अपने ही देश में युद्ध करती है। एक तो हम दूसरे देशों के साथ लड़े, दूसरे राज्यों के साथ लड़े, दूसरे साम्राज्यों के साथ लड़े, लेकिन जब खुद के ही घर में युद्ध हो जाता है तो वो गृह युद्ध कहलाता है। ऐसे ही जब सेना को लगा कि ये राजा काम का नहीं है तो वो रोम साम्राज्य में ही युद्ध कर देती और राजा को हटा देती। तो राजा राजा के पास एक ही काम था, राजा के पास एक ही काम था, और वो काम था सेना पर नियंत्रण रखना। क्योंकि व्यवस्था कौन चला रहा था? सीनेट के लोग चला रहे थे। राजा का सिर्फ एक ही काम बच गया था, और वो था कि सेना पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। सेना ज़रूरी थी क्योंकि साम्राज्य को दूसरे राज्यों के साथ लड़ना पड़ता था, ज़मीन हड़पनी पड़ती थी, है ना? लेकिन राजा को खुद भी सेना से बच के रहना पड़ता था, क्योंकि सेना कभी भी हिंसा कर सकती थी, कभी भी राजा को खुद हटा सकती थी, कभी भी सीनेट वाले लोगों का सफाया कर सकती थी, है ना? सेना ज़रूरी थी इसलिए ताकि दूसरे देशों को रोम साम्राज्य के लोग जीत सके। लेकिन राजा को खुद भी सेना से बच के रहना पड़ता था, सेना पर नियंत्रण रखना पड़ता था, और जो राजा सेना पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख लेता था वही सफल राजा कहलाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। जो पहली 2 शताब्दी थी वहाँ पर कोई भी गृह युद्ध नहीं हुआ, 4 सम्राट हमारे बदले। सिर्फ और सिर्फ 69 ईस्वी में एक गृह युद्ध हुआ था, सैनिकों ने किया था। लेकिन अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पहली 2 शताब्दियों में किसी भी तरह का गृह युद्ध नहीं हुआ था। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशानुक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे यह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया गया उत्तराधिकारी दत्तक, और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरणार्थ तिबेरियस 14 से 37 ईस्वी, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा था, प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले अगस्तस का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अगस्तस ने उसे गोद ले लिया था। अब ये क्या कहता है कि कोई गृह युद्ध नहीं हुआ, जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद 4 सम्राट, पहली 2 शताब्दियों तक 4 सम्राटों ने रोम साम्राज्य पर शासन किया, कोई भी गृह युद्ध नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 69 ईस्वी में 1 साल ही गृह युद्ध हुआ था, जब सैनिकों ने विद्रोह किया था। अब जब सैनिक विद्रोह कर देते हैं, राजा के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं, उसको हम गृह युद्ध कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि राजा कैसे बनते थे। राजा वंशानुक्रम पर आधारित थे, यानी जो पिता है उसका राज्य उसका बेटा संभालेगा, यानी कि वंश के अनुसार पिता के बाद बेटे, उसके बेटे को उसका बेटा, ठीक है ना? तो इस तरह वंश के अनुसार जो शासन था वो चलाया जाता था। जैसे जूलियस सीजर के बेटे ने अगस्तस ने शासन चलाया, अगस्तस के बेटे टिबेरियस ने शासन चलाया। अब क्या होता है, जो शासन चलाता है, जो पिता का पुत्र, यानी कि एक के बाद जो दूसरा राजा बनता है, दूसरा सम्राट बनता है, वो उसका पुत्र होता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो नैसर्गिक हो। नैसर्गिक क्या होता है? प्रकृति द्वारा दिया गया, यानी कि ज़रूरी नहीं कि राजा का सगा बेटा होना चाहिए, राजा उसको गोद भी ले सकता है, दत्तक पुत्र भी हो सकता है, यानी कि गोद लिया हुआ बेटा भी हो सकता है। जैसे जूलियस सीजर का कौन था? अगस्तस। अगस्तस ने भी आगे टिबेरियस को गोद लिया था और टिबेरियस फिर राजा बन गया। तो जो उत्तराधिकारी होता था राजा का, सम्राट का, वो
नैसर्गिक भी हो सकता था और दत्तक भी हो सकता था, यानी कि गोद लिया हुआ भी हो सकता था। क्लियर यहाँ तक? और सेना भी इस बात को मानती थी, सेना कोई भी किसी भी तरह का विद्रोह नहीं करती थी इसके विपरीत। ठीक है, सेना भी मानती थी कि भी राजा की मर्जी है, किसी भी बच्चे को गोद ले और उसको अगला सम्राट घोषित करे, वो राजा की मर्जी है। सेना इस बात में कोई किसी भी प्रकार की टांग नहीं अड़ाती थी। क्लियर? जैसे कि जो टिबेरियस था वो भी अगस्टस का दत्तक पुत्र था। अगस्टस खुद भी दत्तक पुत्र था और टिबेरियस भी अगस्टस का दत्तक पुत्र था। टिबेरियस ने शासन किया 14 से 37 ईस्वी तक। जो आपका अगस्टस था उसने शासन किया 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक, 14 ईस्वी तक। और जो टिबेरियस था उसने शासन किया 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये आपके दो दो जो परमत जो अगस्टस से हमारा रोम साम्राज्य स्टार्ट होता है ना, अगस्टस को हम रोम साम्राज्य का पहला सम्राट मानते हैं, क्योंकि जूलियस सीजर तो उस वक्त सैन्य नायक था। ठीक है ना, जूलियस सीजर सिर्फ और सिर्फ जो रोम था इटली का, वहाँ का राजा था। आगे तक वो नहीं विस्तार कर पाया था, अगस्टस ने विस्तार किया था। तो अगस्टस को पहला सम्राट मानते हैं और टिबेरियस को दूसरा सम्राट मानते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। घर में भी शांति रही, पड़ोस वालों के साथ भी लड़ाई नहीं हुई। ना तो रोम साम्राज्य के अंदर कोई भी गृह युद्ध हुआ, ना ही दूसरे लोगों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ कोई युद्ध हुआ। कब? पहली 2 शताब्दियों में, प्रथम 2 शताब्दियों में। अगस्टस से तिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। जब अगस्टस का जो साम्राज्य था तिबेरियस ने संभाला, तो तिबेरियस को लगा इतना बड़ा साम्राज्य है, इसको संभाल लेते हैं, ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अगस्टस का शासन शांति के लिए याद किया जाता है। किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, ना गृह युद्ध हुआ, ना दूसरे लोगों के साथ युद्ध हुआ। पूरी तरह से शांति बनी रही अगस्टस के काल में, इसलिए उसके काल को शांति का काल कहा जा सकता है। तो अब ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा के काल को शांति का काल कहा जाता है? अगस्टस को। ठीक है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ था। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजन ने 1113 से 113 से 117 ईस्वी में चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के उस पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी ने उन इलाकों को छोड़ दिया। अब अगस्टस के बाद राजा बना था, सम्राट बना था टिबेरियस। टिबेरियस के बाद सम्राट बना त्राजन। त्राजन ने शासन किया 113 से, सॉरी तीसरे नंबर पे आपका त्राजन नहीं है शायद, हाँ, तो तीसरे नंबर पे आपके त्राजन ने ही शासन किया, आपकी बुक के जो कालक्रम है उसके अकॉर्डिंग। तो टिबेरियस के बाद हमारा जो मुख्य शासक आता है वो आता है त्राजन। त्राजन ने शासन किया था आपका 98 ईस्वी से 117 ईस्वी तक। और जो उसने अभियान छेड़े थे वो कब छेड़े थे? वो अभियान उसने छेड़े से 113 से 117 ईस्वी तक। ठीक है, तो 4 साल उसने युद्ध लड़े। 4 सालों में युद्ध लड़के उसने फरात नदी के जो उस पार के इलाके थे, यानी कि मेसोपोटामिया से भी पूर्वी इलाके जो थे उन पर कब्जा कर लिया। निरर्थक कब्जा कर लिया, यानी कि वो ज़रूरी नहीं थे उन पर कब्जा करना, ना तो उनसे कोई फ़ायदा था ना उनसे कोई नुकसान था, बस उसने वैसे ही कब्जा कर लिया। किसने? त्राजन ने। और जो उसके उत्तराधिकारी थे, यानी कि त्राजन के बाद जो लोग त्राजन के बाद जो सम्राट आए, उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया, किसी काम का इलाका वो नहीं था इसलिए। ठीक है ना, तो पूरी तरह से पहली 2 शताब्दियों में शांति बनी रही। सिर्फ और सिर्फ त्राजन ने ही थोड़ी बहुत लड़ाई की और वो चाहता था कि मैं भारत को भी जीतूं, सिकंदर की तरह बनूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। त्राजन का शासन रहा था 98 से 117 ईस्वी तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आप राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं कि रोम में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस तरह से व्याप्त थी। जैसे कि सबसे पहले आपका सम्राट, फिर उसके बाद आपकी सीनेट और फिर उसके बाद आपका सेना। ठीक है, सेना के बारे में जान चुके हैं, सीनेट और सम्राट के बारे में आप पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दी गई है, ये फ़ोटो है आपकी फोरम जूलियम की। फोरम क्या होता है?
फोरम समझ लीजिए, फोरम वो जगह होती हैं जहाँ पर मीटिंग्स ली जाती है। राजा सभागृह जिसको आप कहते हैं, सभागृह, जहाँ पर राजा लोग अपनी मीटिंग्स लेते हैं, कोई भी फैसले करने होते हैं तो उसके लिए जो मीटिंग लेते हैं वो फोरम, उसको फोरम कहते हैं, जहाँ पर मीटिंग ली जाती है, सभागृह। तो ये रोम का फोरम जूलियम है जिसका निर्माण जूलियस सीजर ने करवाया था, और 48 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक को बनाया गया था। ठीक है, आपकी बुक में जो ये बुक जो पिक्चर दी गई है आपकी बुक में, उससे अलग पिक्चर है, ये फोरम जूलियम की है। और जो आपकी बुक में जो पिक्चर दी गई है वो फोरम जूलियम के आसपास का जो चौक था, जो दुकानें थी, उसकी हैं। क्लियर? फोरम क्या होता है? फोरम जहाँ पर राजा मीटिंग लेता था, तो जूलियस सीजर ने इसका निर्माण करवाया था, जूलियस सीजर ने। क्लियर? तो आप यहाँ तक अच्छी तरह से जान चुके हैं, कोई डाउट हो वो पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वाचिंग। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का, वो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। ओके, चलिए।